नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी की परीक्षा दतिया की समीक्षा। दतिया के नतीजे पर समीक्षा ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी जितना दिखता है उससे कहीं अधिक गंभीरता से इस पूरी प्रोसेस को आगे बढ़ाती है। और यही वजह है कि दतिया का जो भी सच है कि वहाँ आखिर बीजेपी को सफलता क्यों नहीं मिली। बीजेपी की जो अंदरूनी परीक्षा के मूल्यांकन की प्रणाली है, ये तय मानिए कि वो पूरी तरह सक्रिय है और वो एक एक कारण ढूंढ निकालेगी कि क्या वजह रही जिसके कारण सफलता नहीं मिली। बल्कि हम तो ये भी दावा करते हैं कि एक रिपोर्ट ऑलरेडी उनके पास परीक्षा परिणाम आने के पहले, यानी नतीजा दतिया का आने के पहले रखी होगी और उससे वो मूल्यांकन करके कहेंगे हाँ लगभग 90% हमारा मूल्यांकन जो नतीजा आने के पहले था वो सही साबित हुआ। फिर भी हम ये मान रहे थे कि कुछ चीज़ें हमारी टीम और हम मीट आउट कर लेंगे, लेकिन दतिया के फैक्टर्स कई थे और उन कई फैक्टर्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे कि इधर के उधर हो गए, उधर के इधर हो गए और ये बड़ी वजह थी। राजेंद्र भारती कहाँ से कहाँ चले गए, सोच विचार की दृष्टि की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक, उनकी क्या भूमिका रही, तमाम बड़ी बातें हैं। लेकिन दतिया एक लैंडमार्क है बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में। आपकी नीतियाँ, आपके चयन की प्रणाली, आपके कार्यकर्ताओं का मनोविज्ञान, ये सारी चीज़ें 2028 के चुनाव के पहले बीजेपी को दतिया के ज़रिए पता चल गई हैं। और बीजेपी ये भी समझ गई है कि कांग्रेस की तकलीफ़ अच्छे से कि क्या है, क्यों कांग्रेस कई बार जीतती हुई दिखती है लेकिन पिछड़ जाती है। तो ये सारे जो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज हैं जो दतिया से बीजेपी को मिले, बहुत सारी बीमारियां जिनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं पहले और उन लक्षणों को देखकर उन बीमारियों को उभरने से रोक देता है चिकित्सक, कुशल चिकित्सक, कुछ यही मसला दतिया का है। अब बीजेपी के जो टॉप चुनाव के विशेषज्ञ हैं वो इन बीमारियों की नब्ज़ पे हाथ रख के इन बीमारियों को पूरी तरह से डेवलप होने के पहले ही, उभरने के पहले ही, उभरने के पहले ही रोक लेंगे तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए बड़ी सफलता होगी। क्योंकि और दतिया आगे ना हो, ये बीजेपी के लिए कड़ी परीक्षा है। इससे पहले कि हम डिबेट की तरफ चलें, पहले हमारी रिपोर्ट देखिए, फिर सवालों की बात होगी, मेहमानों का परिचय और फिर डिबेट की तरफ चलेंगे। दतिया में आखिर गलती कहां हुई? बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई हाई लेवल बैठक में चुनावी रणनीति से लेकर बूथ प्रबंधन और स्थानीय संगठन की भूमिका तक हर पहलू पर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में स्थानीय नेताओं और पार्षदों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की शिकायतें सामने आई हैं और इन्हीं वजहों से दतिया में बीजेपी के चुनावी समीकरण बिगड़ गए। भीतरघात के आरोपों पर भी गंभीर मंथन हुआ और साफ संकेत दिए गए कि पार्टी अनुशासन से समझौता नहीं करेगी। बैठक के तुरंत बाद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे और वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा की 2 सदस्यीय जांच समिति गठित कर दी। ये समिति चुनाव से जुड़े सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। जो भी कमियां रही होंगी उन कमियों को हम दूर करेंगे। कहां से, कैसे, क्या और क्यों हुआ, इसकी समीक्षा हम करेंगे। और 2 सदस्यीय समिति हमारे माननीय नेतृत्व में बनाई है। श्री गौरव रणदेव हमारे प्रदेश के महामंत्री और हमारे वरिष्ठ नेता अंबाराम कराड़ा जी, ये समिति मिलेगी सब कार्यकर्ताओं से, जानकारी लेगी और उसके आधार पर जो भी रिपोर्ट आएगी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सौंपेगी और उसके आधार पर हमारा शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेगा। सिर्फ जांच समिति ही नहीं बल्कि संगठन में बड़े बदलाव की भी आहट सुनाई दे रही है। चर्चा है कि दतिया की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग करने की तैयारी है और रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। यानी बीजेपी अब हार के कारणों की तह तक जाकर जवाबदेही तय करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर उपचुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस बीजेपी की गुटबाजी और भीतरघात को बड़ा मुद्दा बनाकर हमले बोल रही है। ये वही भाजपा जो बार बार हम पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस में गुटबाजी है। हम मना करते थे कि गुटबाजी नहीं, कांग्रेस का लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। और आज भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सड़कों पर दिख रही है। दतिया उपचुनाव में सबने देखा शुरुआत से कि क्या आलम रहा गुटबाजी का।
दतिया की हार के बाद बीजेपी का संदेश साफ है, जिम्मेदारी तय होगी और अनुशासनहीनता पर कार्रवाई भी होगी। अब सबकी नजर जांच समिति की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाले संगठनात्मक फैसलों पर टिकी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। दतिया की कार्यकारिणी अगर नतीजे आने के पहले 10 दिन पहले अगर उसके भंग कर दिया जाता या 15 दिन पहले भंग कर दिया जाता तो क्या ये होता, ये बड़ा सवाल है। और अब भंग करने से क्या मैसेज दोगे आप? क्योंकि जो होना था चिड़िया चुग गई खेत। अब आप ये एक्शन लेने के बाद भी क्या हासिल हो जाएगा? बड़ा सवाल देखिए, हमारे दतिया की हार बीजेपी के लिए आत्ममंथन का मौका है। क्या दतिया में भितरघात से जुड़ी समस्याएं थीं? दतिया की समीक्षा के बहाने दूसरे बिंदुओं पर भी होगा मंथन। जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे मिल लीजिए। घनश्याम पिरौनिया जी हैं, पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं मध्य प्रदेश के, भारतीय राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। और साथ ही जुड़ी हुई हैं कांग्रेस की युवा नेता और स्पोक्स पर्सन अपराजिता पांडे, जो तैयारियों में जुटी हैं ऑनलाइन और प्रयास कर रही हैं। उनकी तरफ भी हम चलेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ हैं मनोज सैनी, एग्जीक्यूटिव एडिटर, पॉलिटिकल अफेयर। मनोज, तमाम चीज़ें आपने बहुत नज़दीक से देखी और अब ये भी घोषणा हो गई कि जांच समिति भी बना दी गई है। कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को और क्या लगता है आपको कि बीजेपी बहुत गंभीर है इसे लेकर और बहुत गंभीरता से आगे बढ़ेगी और तमाम उन चीज़ों को दूर कर लेगी जो दतिया में विजय की राह में अड़चन बनी? देखिए, दूर करने का समय तो उस वक्त भी था, दूर किया जा सकता था। मुझे लगता है कुछ चीज़ों का समायोजन किया जाता तो फिर ये स्थितियां नहीं बनती। लेकिन कई बार भारतीय जनता पार्टी जो हमें दिखता वैसा होता नहीं है, वो प्रयोग के बतौर भी काम करती है। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसको एक प्रयोग के तौर पर देखा गया हो कि आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दें। पीढ़ियाँ बदल रही है, नई पीढ़ी को मौका देकर देख लेते क्या होगा आने वाले चुनाव में 28 से पहले। अच्छा है, इसको प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन प्रयोग की भूमि मध्य प्रदेश ही क्यों? मुझे लगता है तो इस पर एक विचार होने की आवश्यकता होगी। जहाँ तक आज समीक्षा हुई और समीक्षा के बाद जिन 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, मैं उनके काम पर वो नहीं कहूँगा, लेकिन कई बार हम देखते थे पहले भी कमेटियाँ बनती थी, जिम्मेदारी दी जाती थी। जिन लोगों के पास एक अच्छा अनुभव होगा वो शायद एक रिपोर्ट बनाते तो और बेहतर होता। पर ठीक है, अंबाराम जी को बनाया गया है, उसमें गौरव रणदिवे को बनाया गया है, जो पहले हालांकि उनके पास तमाम तरह की जिम्मेदारी रही, अभी वो महामंत्री के पद पर है, तो मुझे लगता है इसीलिए उनको जिम्मेदारी दी गई होगी। लेकिन ये जिम्मेदारी का रिजल्ट क्या होगा वो अपनी जगह शरद जी। लेकिन हो सकता है कि आप और हम जब बात कर रहे हैं तो इसी बीच में कोई एक ऐसी सूची आ जाए जिसमें पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी जाए, तो इसकी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। लेकिन दिलचस्प जो बातें सामने आ रही है उसमें यह भी आया कि 36 में से 32 पार्षद के क्षेत्र में चुनाव हार गए। तमाम सारे जिलाध्यक्ष के साथ जो कार्यकारिणी थी उनके क्षेत्रों में चुनाव हार गए। तो ये तो बहुत बड़ी हार इसलिए मानी जाएगी कि मतलब हर एक व्यक्ति ने चुनाव हराने का प्रयास किया, भीतरघात। और ऐसा भीतरघात क्यों? जिस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया होगा, जिस पद पर आप पहुंचे होंगे, वो शायद वो भी बीजेपी से ही मिला होगा। तो मुझे लगता है उन लोगों को भी विचार करने की ज़रूरत है। कार्रवाई बीजेपी कर देगी और आगे 28 के लिए ज़रूरत भी है इस बात की करने की, लेकिन इसने बहुत संकेत दिए हैं, अब इन संकेतों को समझना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सवाल है मनोज की, अगर ये कार्रवाई करने के पहले एक अच्छी सुनवाई हो जाती, हाँ, आप मिल लेते लोगों से, उनके दर्द को समझ भी लेते, टिकट तो बदला नहीं जा सकता था, आशुतोष तिवारी ही होते, लेकिन कोई संवाद की ऐसी प्रक्रिया तो होती। बिल्कुल। क्या वो प्रक्रिया अपनाई गई? हमें नहीं मालूम। और वो प्रक्रिया अपनाई जाती तो क्या नतीजे बेहतर हो सकते थे। एक चीज़ और बदली है शरद जी बहुत तेज़ी से। अब जो कार्यकर्ता है या जो बड़ा नेता बन गया, मैं देख रहा था वहाँ पर कि फॉर्च्यूनर की यदि गिनती कर लें तो मुझे लगता है ऐसा लग रहा था कि सारी फॉर्च्यूनर वहीं होगी इस समय। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों से भी थोड़ा सा कार्यकर्ता छिटकता है। उस कार्यकर्ताओं को समझने के लिए उन लोगों की ज़रूरत है जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहने वाले लोग हैं। तो वो बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये हमने पहले ही बहुत सुना है कि कार्यकर्ता एक ऐसा प्रेमी जीव है। और अब बीजेपी में एक परंपरा ये हो गई है कि बाहर से कार्यकर्ताओं को लाकर
वहाँ चुनाव में झोंक देना, ये हर बार सफल होगा क्रीज कि का नहीं? ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप क्रीज बनाकर रखेंगे तो फिर काम नहीं कर क्योंकि पाएंगे। ये कोई पूरे प्रदेश का चुनाव नहीं था जी, और एक तो कैंडिडेट भी दतिया प्रॉपर के नहीं थे, तो लोगों के, कार्यकर्ताओं के मन में कई सवाल थे। दिनेश जी, आप किस तरह देखते हैं जिस तरह की समीक्षा बैठक हुई और दायित्व तो सौंपे गए हैं, जांच कमेटी गठित की गई है, क्या संदेश है इसके और क्या इन सारी चीज़ों से ये लगता है कि बीजेपी बहुत संजीदगी से आगे बढ़ रही है? किसी आरोप की जांच करती है और समीक्षा कारणों की होती है कि हमारे हार जीत के क्या कारण है। तकनीकी तौर पर आप ये देखेंगे ना कि जांच समिति का मतलब ये है कि हमें बलि का बकरा तलाशना है। तो जब हम बलि का बकरा तलाश में निकलते हैं तो फिर उस पूरी प्रक्रिया को भी जांचना होगा, जिसके तहत आशुतोष तिवारी उम्मीदवार के तौर पर बाहर आए। जिस संवाद और समन्वय की बात कर रहे थे कि आशुतोष तिवारी उस संवाद और समन्वय का चेहरा थे, क्या कार्यकर्ताओं की सहमति थी? जिस जिला इकाई को भंग करने की बात हो रही है, क्या वो जिला इकाई उनके नाम पर सहमत थी? ये भाजपा के संगठन की आधारित दल है, इसलिए ये सवालबाजी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती है और उसकी जिला इकाई की जो राय होती है वो महत्वपूर्ण होती है। जब जिला इकाई सहमत नहीं थी उम्मीदवार बदलने पर, तो फिर ये फैसला कहाँ से हुआ? और उस फैसले में क्या नरोत्तम मिश्रा से संवाद किया गया कि उनको टिकट नहीं दिया जा रहा? क्या ये जांच की जाएगी? ये बहुत सारी चीजें हैं। जब जांच रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कि वो जांच कर रही थी या केवल एक जो है कार्यकर्ताओं की जो भाव था वो उसको पूरा कर रही थी। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि आखिर सर ढूंढे जाएंगे या समाधान तलाशे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जांच कमेटियों का काम अक्सर सर ढूंढना ही हो जाता है, चाहे पॉलिटिकल हो नॉन पॉलिटिकल हो। अपराजिता जी, आपके लिए ये आंतरिक मसला आपका नहीं है, ये आपकी प्रतिद्वंदी पार्टी का विषय है। हाँ, ये ज़रूर है कि नतीजे आपके पक्ष में रहे, जिसकी शुभकामनाएं और बधाई आपको। अच्छा रहा, मेहनत रंग लाई आपकी। लेकिन चुनौतियां ऐसा नहीं है कि आपके सामने भी नहीं हैं, और चुनौतियां हम में से किसके सामने नहीं हैं। हर पल, हर वक्त, हर चुनौती जो दिखती भी है, नहीं भी दिखती है, सामने होती है। बहरहाल, आपने क्या सीखा दतिया से, और बीजेपी पर जो कमेंट करना चाहें आपकी मर्जी। जी। निश्चित तौर पे शरद जी, चुनौतियां सबके सामने होती हैं। हम उसका कैसे वो करें समाधान, वो हमारे और आपके ऊपर होता है। दतिया में हमने क्लासिक केस देखा ओवर कॉन्फिडेंस और कंप्लेसेंसी का भारतीय जनता पार्टी की। दतिया की जनता को मैं साधुवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने सत्य को चुना। भारतीय जनता पार्टी के आतंक, भ्रष्टाचार, अन्याय से हर कोई प्रदेश में और दतिया में भी बहुत दुखी था। हर वर्ग, हर तबका आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोशित है। नहीं तो सोचिए, इतने करोड़ रुपए जो दतिया में भारतीय जनता पार्टी ने छोके, 25 मिनिस्टर्स दतिया में जाके बैठे, कौन नहीं था? हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी, जामवाल जी आरएसएस के वहीं बैठे थे डेरा लगाकर, प्रहलाद पटेल जी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, शिवराज सिंह चौहान जी हो, कौन दतिया में नहीं था? तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने खिलाफ थी दतिया की जनता। ये उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि अब उनके आतंक, भ्रष्टाचार और अन्याय के दौर का अंत होना शुरू हो गया है। दतिया ने घनश्याम जी से जरा पूछ लीजिएगा, आवाज उनको ठीक से मिल रही है? हाँ, बोलिए अपराजिता जी। जी, तो दतिया की जनता ने एक बहुत इनलाइटेंड चॉइस, एक बहुत सही वोट देके ये प्रदेश और देश को दिखाया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सत्य के लिए, सही मुद्दों के लिए, कि युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले, उसके लिए दतिया की जनता ने वोट किया। दतिया की जनता ने पहले भी कांग्रेस पार्टी के साथ विश्वास जताया था और आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी हुई। ये बहुत बड़ा शरद जी शंखनाद हुआ है बदलाव का। दतिया से शुरू होकर
ये प्रदेश में होगा और देश में भी स्थिति बदलने लगी है। ये स्टैंप ऑफ अप्रूवल है कि एक राहुल गांधी जी की पॉलिसीज का, जीतू पटवारी जी के अथक परिश्रम का, ये किसी एक की जीत नहीं है, ये सामूहिक जीत है कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता ने, जिसने अपनी जान तक झोंक दी दतिया के चुनाव में, क्योंकि हम दतिया के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, सही मुद्दे उठाना चाहते हैं, और आज नफरत की राजनीति का अंत हुआ है। मैं लौटता हूं, लेकिन जैसा आपने कहा मैं वही चीज़ एक बार फिर सामने रखूंगा कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मूल्यांकन, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो नहीं अच्छा है। और सिर्फ हांडी के एक चावल से कहावत ज़रूर है कि हम पूरे चावल पका है कि नहीं हमें मालूम पड़ जाता है, लेकिन एक बाई इलेक्शन कोई फैसला नहीं कर देता है, ये आप भी अच्छे से जानती हैं। निश्चित मैं लौटूंगा आपकी तरफ। घनश्याम जी, जो बातें अपराध, लेकिन तिनका उड़ता है और दिशा बदल देता है, ये वक्त बताएगा, और हमारी शुभकामनाएं हैं उसके लिए आपको और बीजेपी को भी, क्योंकि हमेशा हमने ये बात महसूस की है पत्रकारिता में 2.5 दशक से ज़्यादा का वक्त होने के बाद कि पक्ष और विपक्ष की मजबूती ही लोकतंत्र का आधार है, और दोनों जितने लड़ाकू और जुझारू होंगे जनता के लिए, जवाबदेही उनकी जनता के प्रति है। घनश्याम जी, आप सुन पाए पूरी बात जो अपराजिता जी ने कही? जी। तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, जो बात जिसकी तरफ ध्यान शायद कम गया, मीडिया के समीक्षकों का भी, पार्टी तो अपने स्तर पर देखेगी, कि इतनी सारी कोशिशें हुई, क्या भीतरघात चुनाव को इतना प्रभावित कर देता है? तो जनता के मन की क्यों बात नहीं हो रही? जनता का मन क्या था? और अगर जनता का मन दुविधा में भी था, क्योंकि 6000 का मार्जिन हम माने विधानसभा में, हालांकि 6000 का मार्जिन भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बहुत करीबी मुकाबले में हारी है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कुछ जनता के मन की थाह भी बीजेपी नहीं ले पाई। क्या कुछ एंटी इनकम्बेंसी वहां रही दतिया में? देखिए शरद जी, जनता का मन तो कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में था, आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहने वाला है। आपने सही कहा कि हांडी के एक चावल को देख करके अंदाज लगाने का एक किंवदंती है, लेकिन ये भी सही नहीं है, आपने ये भी सिद्ध किया है। और इसलिए आत्ममंथन होगा, चिंतन होगा, और हार के कारणों की समीक्षा भी हो रही है। क्यों हारे, हम अपने घर में बैठ के चिंतन मनन करने वाले हैं, लेकिन ये तय करना इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो कांग्रेस खुश होने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी कांग्रेस हार जाती, मान लो बिहार में भी हार जाती, मध्य प्रदेश में भी हार जाती, वो तो गुजरात में नहीं जीत पाए। अभी क्या कहते हैं ये लोग, अरे साहब वो तो ईवीएम का कमाल है और ये है और वो है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और जिस प्रकार का काम, जिस प्रकार के कार्यक्रम, जिस प्रकार के विकास के काम न केवल दतिया में, पूरे प्रदेश में और देश में हुए हैं, कांग्रेस की सरकारें रहीं, इनको अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता रहना चाहिए। देश आज़ाद होने के बाद में वर्षों इनकी सरकारें रहीं, केंद्र में सरकारें रहीं, प्रदेशों में सरकारें रहीं। अरे भाई, किन्होंने हाथ रोके थे आपके? आपको विकास के आयाम क्यों नहीं स्थापित करना चाहिए थे? आपको गरीबों के आंसू क्यों नहीं पोंछना चाहिए थे? आपको किसानों को सम्मान निधि क्यों नहीं देना चाहिए थी? आपको प्रधानमंत्री आवास देने से कौन ने रोका था? दतिया पर थोड़ी बात हो जाए, आज दतिया पर बात हो जाए। ये सब देखा लोगों ने, लेकिन जी, बैठक के बारे में आप संतुष्ट हैं? जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, आप संतुष्ट हैं कि वो बढ़िया तरीके से दतिया की एक रिपोर्ट निकालेंगे अंदर से और पार्टी तक सच पहुंचाएंगे? देखिए, एक परंपरा है, और परंपरा के आधार पर हमने वहाँ समिति का निर्माण किया है। राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश महामंत्री हैं, पूरे समय चुनाव में रहे वो, उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने सब चीज़ थी। अंबाराम कराड़ा जी भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रहे, ग्वालियर चंबल संभाग के संगठन मंत्री रहे, वहाँ के बारे में उनको एक एक चीज़ की जानकारी है, और इसलिए दोनों ही हमारे नेता
ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार का अपेक्षा हमारे प्रदेश नेतृत्व ने की है वो रिपोर्ट बना करके देंगे। चलिए, और जी। बिल्कुल ये आदरणीय हमारे दिनेश जी ने भी कहा, जैसे वरिष्ठ पत्रकार, कि ठीक है भावावेश में अगर इस प्रकार की गतिविधियां वहाँ हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे संगठन में ये परंपरा है कि कोई भी बात आपको कहना है उचित स्थान पर उचित मंच पे कहने की आवश्यकता रहना चाहिए। लेकिन अनुशासन ये बर्दाश्त, अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं बिल्कुल होती। बिल्कुल आप बीजेपी ध्यान नहीं में आकर करती है, देखिएगा। लेकिन एक बड़ा अच्छा शेर है, वो शेर अगर बीजेपी ख्याल में रखती तो और बेहतर हो जाती चीज़ें शायद। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सवाल यही है कि हम अपनों से क्या सुनना। बोल लीजिए प्राजक्ता जी, जल्दी, वक्त बहुत कम है मेरे पास। दिनेश जी और मनोज जी की घनश्याम जी, प्रतिक्रिया। आपको एक ही चीज, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको तो समझदार है आप, पतन की शुरुआत हो चुकी है, समझदार को इशारा काफी है। आपने अभी बहुत बातें की, बट सब इतिहास की बातें की। आज मोहन यादव जी के वक्तव्य में भी यही समझ में दतिया पर ही आया रही है, कि वो दतिया इतिहास पर की ही बातें कर लिए थे। आज की बात करिए, दतिया की बात करिए, देश और प्रदेश के हालात की बात करिए, आप किसान के सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। आज किसानों ने चक्का जाम किया हमको हुआ है। युवाओं को मूंग बताना खरीदी को पड़ेगा लेकर कि पूरे जब सरकार प्रदेश में कांग्रेस की थी किसानों ने तब चक्का कैसी जाम सरकारें किया हुआ है। थी। तो आज मैं जिस किसान ग्वालियर कितना चंबल हताश संभाग से आता हूँ और अपराजिता आक्रोशित जी, है, ये वहाँ आपको पर पता होना चाहिए। डाकुओं की आज समस्या किसानों ने थी। चक्का वहाँ पर जाम रात किया को लोग हुआ है। दिनेश जी का एक क्विक कमेंट, दिनेश जी का एक क्विक कमेंट। आप दोनों समझदार हैं, दोनों समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिनेश जी, क्या जो कमेटी बनी है, जिस तरह की कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन गठन हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? और क्या आपको लगता है कि किसी और हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी की जरूरत है अब, या किसी और सीनियर लीडर के इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है? केंद्र तो अपने स्तर पर करेगा ही जो करना है उसे। जी, वहाँ जो है पार्टी का हर बड़ा नेता मैदान में मौजूद था, महेंद्र सिंह जी हो या अध्यक्ष जी हो, कोई भी हर मैदान में था। और इसके बाद ये कहा जाए कि हम संभाल नहीं पाए, हमारा संगठन संभाल नहीं पाया, तो यही तो एक अलर्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि ये एक विधानसभा चुनाव था जहां जो है कार्यकर्ता जो है जब नाराज हुआ तो हम संभाल नहीं पाए। तो ये कमेटी जो है, जो लोग कमेटी में हैं वो उस चुनाव को उन्होंने मैदान में देखा कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो लोग मैदान में थे वो ये तय करें कि साहब ये अब हम इसकी जांच करेंगे। तो मुझे लगता है ये तो उनको तो यहाँ आके जो करना है निर्णय वही करना चाहिए कि उन्होंने जो वहां देखा था। बीच चुनाव में हो सकता है उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत नहीं लगी हो या उन्हें ठीक नहीं लगा हो, लेकिन उसके बाद तो वो फ्री थे, क्योंकि जो चीजें फर्स्ट हैंडेड थी वो उनके पास थी। देखिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है इंतजार करना कि जनता को आप क्या समझते हैं। कई बार कमलनाथ जी को जो उनका किला माना जाता रहा छिंदवाड़ा, ठीक है, आपने 2024 में सेंध लगा ली, लेकिन 1997 में क्या हुआ था? क्या छिंदवाड़ा की जनता ये नहीं चाहती थी कि बाय इलेक्शन लेकर आइए आप? हवाला मामला हुआ था, ठीक है, लेकिन अब आपको फिर जाना है लोकसभा में, या इस तरह की बात उठी तो लोग दुखी हुए कि नहीं, और सुंदरलाल पटवा जी को एक जगह मिल गई। क्या इस बार भी लोग चाहते थे कि 5 साल के लिए हमने जिस नेता को चुना, जो भी स्थितियां हैं उनको चलने देते? आपने बाय इलेक्शंस क्यों हो गई, क्यों परिस्थितियां बन गई? आप देखिए, जनता को माइनस नहीं करिए। दतिया में हो यही गया, भीतरघात, ऐसा वैसा, लेकिन इसके पीछे जनता का मन भी है। आप उसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। वक्त नहीं है अपराजिता जी, नहीं तो मैं ज़रूर आपकी तरफ आता। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप इस डिबेट में बड़ी शालीनता से शामिल हुए। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम मेट्रो।